प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो आवेग का संचरण की जो द्वितीय पार्ट है वो बताऊंगा ना। आवेग के संचरण में क्या होता है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होते हैं। ट्रांसमिशन मतलब संचरण होना। Transmission of the impulses and action potential due to movement of ion across the nerve cell membrane। तो क्या होता है ना, आयन्स जो है हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन की जो गति है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट द नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम जानते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले क्लास में बताए थे, जो आउटसाइड जो है सोडियम और क्लोराइड आयन जो पॉजिटिविटी शो कर रहा है, अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो सेलुलर फ्लूइड है उसमें पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन्स और जो एमिनो एसिड्स मोर रहते हैं वो वहाँ की जो नेगेटिवली चार्ज जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए क्या है ना, डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके कारण जो है डिपोलेशन और रिपोलेशन मेम्ब्रेन के कारण ही एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होते हैं और आवेग का संचरण होता है। जो बाहरी एनवायरनमेंट पॉजिटिव और अंदर की एनवायरनमेंट नेगेटिव जो विश्रम विभव प्रवस्था है उसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं या विश्रम विभव प्रवस्था कहते हैं। ये देखो, ये कैसे यहाँ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे हो रहा है। आप देखो यहाँ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन दिखाई दे रहा है आपको चित्र में। देखो सोडियम आयन जो है ये कैसे बाहर रहता है, बाहर से अंदर आते हैं और यहाँ रेड कलर में दिखाई दे रहा है सोडियम आयन से अंदर आया, और जो पोटेशियम आयन से ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो बाहर जा रहा है। तो इसी प्रकार आप और सोडियम और पोटेशियम आयंस के अंदर आना और बाहर जाना होता है। एक ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रवस्था में सोडियम मेन व मुख्य एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कैटायंस होते हैं और पोटेशियम आयन मेन इंटरसेलुलर फ्लूइड की कैटायंस होते हैं। अभी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स यहाँ लिखा गया है, व्हेन stimulated the permeability of nerve cells membrane to this ion change। तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कैसा होता है ना, जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तंत्रिका के ऊपर, भले इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो या मैकेनिकल स्टिमुलस हो, जो उस शरीर पे जो अप्लाई होता है उस समय तंत्रिका जो है बाहरी मेम्ब्रेन को कहते एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या होता है, उसमें डिपोलरेशन होते हैं और क्रिएटिंग ए नर्व इम्पल्स एट द रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो डिपोलरेशन मेम्ब्रेन होना मतलब क्या है ना, बाहरी जो पॉजिटिवली कैटायंस है सोडियम आयन से वो अंदर प्रवेश करता है। इट इज बहुत रैपिड प्रोसेस है, बहुत द्रुत गति से ये होता है और द्रुत गति से होता है। और इसमें क्या होता है ना, ये जो है स्टिमुलेशन जो है इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन इन वन डायरेक्शन। जहां स्टिमुलस का प्रयोग किया गया है वहां से एक दिशा पर एक क्रिया चलते रहते। मतलब पहला एक नोड ऑफ रैंडम हम जानते हैं जो सॉलिटरी कंडक्शन होता है, जो माइलिनेटेड शीथ जो नर्व फाइबर्स है उसमें सॉलिटरी कंडक्शंस पाए जाते हैं, उच्छलन चालन कहते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक दिशा की ओर आवेग की संचरण होता है। अभी देखो एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है ना, हम लोग पहले ही बताए थे विश्रम जो विभव प्रवस्था है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। इस पर जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो विभवांतर होता है, अर्थात बाहरी और अंदर में जो चार्ज है उसमें अंतर होते हैं और जिसे हम लोग कहते हैं डिपोलेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। अब पहले ही बताए थे मेम्ब्रेन पर जो चैनल्स है उस चैनल से बाहर की जो पोटेशियम सोडियम आयन से उनके लिए रास्ता खुल जाता है, जल्दी द्रुत गति से सोडियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं और पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं और इसे हम कहते हैं डिपोलेशन ऑफ मेम्ब्रेन। और डिपोलेशन मेम्ब्रेन के ठीक तुरंत बाद
पोटेशियम आयन पुनः बाहर से अंदर आते हैं और सोडियम आयन पुनः बाहर चले जाते हैं। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। आप यहाँ चित्र में दिख रहा है कैसे रीपोलराइजेशन व डिपोलराइजेशन के केस में कैसे जो कार्ब पिक है ये नीचे की ओर आया, मानी -70 जो मिली वोल्ट है उसके नीचे की ओर आ रहा है, जिससे हम कहते हैं नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन का एकत्रित हम जो ये क्रिया है इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल्स। यहाँ देखो डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कैसे हो रहा है, ये दिख रहा है ना नर्व फाइबर में एक्सन के ऊपर कैसे डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है। ये देखो यहाँ कैसे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोटेशियम फ्लड्स आउट ऑफ द न्यूरॉन सेल्स, कैसे द्रुत गति से बाहर जा रहा है। और डिपोलराइजेशन रिजल्ट्स बिकॉज inward diffusion of sodium is much greater than the outward diffusion of potassium। सोडियम आयन की अंदर आना के जो रेट है वो पोटेशियम आयन की बाहर जाने की रेट से बहुत ही ज़्यादा है। इसे हम लोग डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन कह रहे हैं। दिख रहा है अब चित्र में। केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस, हम लोग पहले बताए स्टिमुलस के प्रकार बताए थे। कॉस्टिक graded potential to reaches at least -55 मिलीवोल्ट और थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे कहते हैं ना, वह स्टिमुलस जो कि एक न्यूरॉन्स को एक्साइट करने में सक्षम है। मिनिमम स्टिमुलस वो है -55 मिलीवोल्ट, वो न्यूरॉन्स को एक्साइट करने में सक्षम, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। एक नंबर भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन एंड सोडियम आयन rushes into the cell in the resting membrane। inactivation gate of sodium ion channel is open and activation gate is closed। जैसे सोडियम आयन अंदर आता है, आने के बाद बंद हो जाता है और पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू करते हैं। इसी प्रकार जो है दोनों आयंस की जो हम लोग देखते हैं, जो पोटेशियम आयंस की बाहर जाना है और सोडियम आयंस की जो पुनः अंदर से बाहर जाना व पोटेशियम आयन के अंदर आना, ये जो है ये रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हम कहते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देख रहे हैं रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन क्या है ना, ये भी वोल्टेज गेटेड है। सोडियम चैनल्स आर क्लोज, सोडियम के लिए रास्ता बंद हो गया, और वोल्टेज गेटेड चैनल्स पोटेशियम ओपन, पोटेशियम के लिए रास्ता खोल गया, इसलिए पोटेशियम द्रुत से बाहर जाते हैं और पुनः जो है पोटेशियम बाहर चला गया था वो जैसे द्रुत से अंदर आएगा उसे हम कहते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन व पुनर्ध्रुवण प्रवस्था। अर्थात पुनर्ध्रुवण में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन आप अपना जो स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रीएस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्लोज। इसके बाद पोटेशियम चैनल जो है वो बंद हो जाते हैं। पहले सोडियम चैनल खुला था, सोडियम आयन अंदर आया था, फिर सोडियम आयन बाहर गया, फिर पोटेशियम आयन जो बाहर गया था, पोटेशियम आयन अंदर आया। इसके बाद दोनों जो चैनल है ये बंद हो जाता है। इससे हम कहते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन बा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पुनः स्थापित होना। पहला जो विश्राम विभव प्रवस्था है पुनः स्थापित हो गया है। यहाँ वही चीज लिखा गया है जो हम अभी बात कर रहे थे, आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ सोडियम और पोटेशियम आयन है, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस -55 मिलीवोल्ट का प्रयोग करने पर ये होता है। ये देखो यहाँ एक्शन पोटेंशियल बेहतरीन दिखा रहा है। देखो -70 मिलीवोल्ट जो प्रवस्था है इस ग्राफ में आप देख पा रहा है, जो कि रेस्टिंग अवस्था का है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स है। जब ये -55 थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होता है तो तुरंत डिपोलराइजेशन मेम्ब्रेन होते हैं और ठीक इसके बाद डिपोलराइजेशन मेम्ब्रेन होते हैं। दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, और इसे कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। ये जो पीक दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। ये जो नीचे की ओर ग्राफ आ रहा है -70 मिलीवोल्ट के बाद भी नीचे की ओर आ रहा है, इसे कहते हैं नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल। और इस अवस्था तुरंत ही इसको सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से पुनः मेम्ब्रेन पोटेंशियल में प्राप्ति होती है। और पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं, जब ये पीक थोड़ा सा ऊपर की हो फिर
जो बेस लाइन में आता है अर्थात -70 मिलीवोल्ट लाइन पे आता है, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में